हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कौटिल्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी एपीओ का जो एग्ज़ाम है वो बहुत करीब आ चुका है और कुछ बच्चों ने मुझे रिकमेंड किया है कि आप यूपी पुलिस एक्ट को पढ़ाइए। तो उनकी बातों को देखते हुए मैं स्पेशल बैच फॉर यूपी एपीओ के लिए जो है वीडियो को बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे पुलिस एक्ट के बारे में, यूपी पुलिस एक्ट के बारे में। यूपी पुलिस एक्ट को मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ख़त्म करा सकूं, ताकि मैं आपके लिए जो है पुलिस रेगुलेशन एक्ट की वीडियो को भी बना सकूं। वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम सीधा लेक्चर की तरफ आते हैं। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1866 के नाम से इसको जानते हैं, और इसके जो एक्ट संख्या है, एक्ट नंबर है, वो है 5। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि यूपी पुलिस अधिनियम 1861 की एक्ट नंबर क्या था, तो आपको यहाँ पर रखना है एक्ट नंबर 5 था। इसके बाद इसे जो है 22 मार्च 1860 को जो है गवर्नर जनरल की अनुमति मिली, उसके बाद ये एनफोर्स हुआ। फिर पुलिस शासन राज्य सूची का विषय है, यानी पुलिस जो प्रशासन है ये राज्य सूची का विषय है, अतः पुलिस अधिनियम स्थानीय विधायिका द्वारा संशोधन योग्य है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो ये पुलिस एक्ट है, पुलिस प्रशासन है, ये आपका राज्य सूची का विषय है। इट मीन्स इसके संबंध में यहाँ पर विषय बनाने का जो अधिकार होगा वो राज्य सरकार को होगा, अतः इसमें अगर कोई संशोधन, कोई अमेंडमेंट करना है तो वो स्थानीय विधायिका द्वारा किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, एग्जाम में वो पूछ सकता है कि जो दंड विधि है या प्रक्रिया विधि है ये किस सूची के विषय हैं, तो ये आपका कंकरंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची के विषय हैं, जबकि पुलिस प्रशासन जो है आपका राज्य सूची का विषय है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है, इसमें संशोधन की बात करता है। इसमें कब कब संशोधन हुए हैं, तो देखो 1939, 1944, 1947, 1952 एंड 2001, 2001 में जो है इसमें संशोधन हुए हैं। यहाँ पर जो 2001 का संशोधन हुआ उसमें दो नई सेक्शंस को जोड़ा गया, सेक्शन 2A एंड 8A। इनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि बताइए 2A या 8A को जो है किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 2001 के अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। इस एक्ट में टोटल जो है सेक्शन 47 है, जिसमें से कुछ सेक्शन जो है आपकी रिपील्ड हो चुकी हैं, और जो सेक्शन रिपील हुई हैं उनको भी यहाँ पर आपको याद रखना है, क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कौन कौन से सेक्शन या कौन इनमें से जो है कौन सी सेक्शन रिपील्ड हो चुकी है। तो सेक्शन 6, 11, 38, 39 एंड 40, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेक्शन 6, 11, 38, 39 एंड 40, ये सेक्शन जो है आपका रिपील्ड हो चुकी हैं। लेकिन इन सेक्शंस के रिपील्ड होने के बाद भी दूसरी बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि इस एक्ट में कुछ सेक्शंस को जोड़ा गया है। अब वो कौन सी नई धाराएं हैं जिनको जोड़ा गया है, एक बार उनको भी देख लेते हैं। सेक्शन 2A, 8A, जैसे कि हम ऊपर बात कर चुके हैं इनके बारे में। सेक्शन 15A, 30A एंड 34A, इन सेक्शंस को जो है इस अधिनियम में जोड़ा गया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेक्शन 1 के बारे में। देखिए सेक्शन 1 जो है आपका ये डेफिनेशन क्लोज है। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसमें से कुछ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार हमें सभी को देख लेना है। पहली यहाँ पर जो है डेफिनेशन आती है जिला मजिस्ट्रेट। 1 क्लॉज 1 में जो है जिला मजिस्ट्रेट के बारे में दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर जनपद के कार्यपालिका प्रशासन का भार होता है। इट मीन्स जिसको डीएम बोलते हैं, डीएम ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर जो है कार्यपालिका प्रशासन का भार होता है। वो पूछेगा कि बताइए जो कार्यपालिका प्रशासन का भार होता है वो किस पर होता है, तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए वो आपका जिला मजिस्ट्रेट पर होता है। उसके बाद 1 क्लॉज 2 बात करता है मजिस्ट्रेट का। देखिए यहाँ पर मजिस्ट्रेट कौन होता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है उसे यहाँ पर मजिस्ट्रेट कहा जाता है। थर्ड नंबर पर यहाँ आता है पुलिस। पुलिस से क्या तात्पर्य है, पुलिस से यहाँ पर तात्पर्य है इस पद में शामिल है वे समस्त व्यक्ति जो अधिनियम के अंतर्गत नामांकित किए जाएंगे। जो भी पुलिस अधिनियम के अंतर्गत नामांकित किए जाएंगे पुलिस अधिकारी के रूप में, उनको यहाँ पर जो है पुलिस कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर नंबर 4 आता है साधारण पुलिस जनपद। अब यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि साधारण पुलिस जनपद में
कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो देखो इसमें प्रेसिडेंसी या प्रांत या कोई उसका स्थान या उसका कोई भाग, वो सब आपके यहाँ पर जो है साधारण पुलिस जनपद में आते हैं। 1 clause 5 बात करता है जनपद पुलिस अधीक्षक या जनपद अधीक्षक। यहाँ पर देखो जनपद पुलिस अधीक्षक या जनपद अधीक्षक कौन होगा, सहायक जनपद अधीक्षक या राज्य प्रशासन के आदेश या विशेष आदेश हो सकता है, चाहे वो सामान्य आदेश हो सकता है, द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति। फिर यहाँ पर 1 clause 6 बात करता है संपत्ति की, कि यहाँ पर पुलिस अधिनियम जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम जो है, उसमें संपत्ति के अंतर्गत कौन कौन सी संपत्ति शामिल है। तो देखो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर अचल संपत्ति, इट मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। यहाँ पर केवल 3 प्रॉपर्टी की बात की गई है। कौन कौन सी है, चल संपत्ति, धन और मूल्यवान प्रतिभूति, ये 3 संपत्ति वहाँ पर दी गई है। आपके पास एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति जो है यहाँ पर शामिल नहीं है। तो वहाँ पर आपको याद रखना है, अगर वहाँ पर कोई अचल संपत्ति आती है तो अचल संपत्ति यहाँ पर शामिल नहीं है। उसके बाद 1 clause 7 में बताया गया है व्यक्ति के बारे में। अब यहाँ पर व्यक्तियों में कौन कौन से व्यक्ति शामिल हैं, तो व्यक्तियों में ऐसी कोई कंपनी या निवास भी शामिल है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर यहाँ पर बात करते हैं माह यानी मंथ की। तो यहाँ पर मंथ से जो तात्पर्य है वो आपका कैलेंडर के मंथ से लगाया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो है 1 clause 9 जो बात करते हैं पशु के बारे में। वहाँ पर पशु लिखा सकता है या फिर ढोल लिखा सकता है, जिसको हम कैटल बोलते हैं। तीनों का मीनिंग एक ही है, सिर्फ यहाँ पर जो है उनको अलग अलग करके बताया गया है। पशु हो, ढोर हो या कैटल हो, तीनों को एक ही चीज़ मानते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि पशुओं के अंतर्गत कौन कौन से पशु शामिल है। तो यहाँ पर हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़, बकरी और सूअर, ये 8 प्रकार के यहाँ पर जो है पशु बताए गए हैं, जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है 1 clause 10, ये बात करता है पुलिस बल के अधीनस्थ श्रेणियाँ। अब देखो पुलिस बल के जो अधीनस्थ श्रेणियों की बात यहाँ पर बताई गई है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाए कि वे निर्देश उस बल के अधीक्षक के पंक्ति के नीचे वाले सदस्यों के प्रति हैं। इट मीन्स कहने का ये मतलब है कि यदि पुलिस बल के द्वारा कोई अगर निर्देश जारी किया जाता है तो उप अधीक्षक को छोड़कर उससे नीचे की जितने भी रैंक के जो है अधिकारी हैं, उन सब के लिए यहाँ पर जो है निर्देश जारी किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका पुलिस बल की अधीनस्थ श्रेणियों के बारे में। उसके बाद देखो यहाँ पर एक सेक्शन और भी है 2A, जो कि बात करता है नागरिक उड्डयन के बारे में। नागरिक उड्डयन को हम जो है पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 को। देखो सेक्शन 2 बात करता है पुलिस के गठन के बारे में। पुलिस का जो गठन है वो आपका राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, और पुलिस का जो प्रशासन है वो किसके अधीन होगा। यहाँ पर याद रखना है पुलिस का जो प्रशासन है वो आपका राज्य के अधीन होगा। वो पूछ सकता है कि जो पुलिस का प्रशासन होगा वो किसके अधीन होगा, तो यहाँ पर वो राज्य के अधीन होगा। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पुलिस का जो गठन है वो राज्य सरकार के द्वारा होगा, और जो यहाँ का शासन होगा, जो राज्य का शासन होगा, वो भी राज्य सरकार के ही निर्देशों का पालन करेगा। और राज्य सरकार पुलिस बल के गठन के ढंग को जो है आपका निर्धारित करेगा, अधिकारियों की संख्या को निर्धारित करेगा, और उनके वेतन संबंधी जितने भी कार्य होंगे वो सब राज्य के पुलिस के द्वारा किए जाएंगे। अब जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था 2A के बारे में, 2A जो कि बात करता है नागरिक उड्डयन के बारे में। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि नागरिक उड्डयन से आप क्या समझते हैं, तो नागरिक उड्डयन भी एक पुलिस ही होती है, इसको भी यहाँ पर पुलिस माना गया है। इसका जो कर्तव्य होता है, इसका कर्तव्य होता है वायुयान का अनुरक्षण करना, निर्दिष्ट हवाई अड्डों की सुरक्षा करना। इसका जो कार्य होता है वो निर्दिष्ट हवाई अड्डों की सुरक्षा करना और वायुयान का अनुरक्षण करना है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए नागरिक उड्डयन के कौन कौन से कर्तव्य हैं, और इसका जो प्रशासन होगा वो किस में निहित होगा। तो यहाँ पर यह भी याद रखना है, इसका प्रशासन महानिदेशक या फिर नागरिक उड्डयन में निहित होगा। उसके बाद सेक्शन 3 जो कि बात करती है पुलिस बल का अधीक्षण। यहाँ पर अधीक्षण से तात्पर्य है प्रशासनिक नियंत्रण से है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है,
इट मीन्स अधिक्षण से तात्पर्य प्रशासनिक नियंत्रण से है। और यहाँ पर कि पुलिस बल का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो किस किस में निहित है। तो देखो जैसे कि मैंने एक यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको बताई गई है कि कौन कौन से व्यक्ति जो हैं पुलिस में आते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पर फर्स्ट मैंने लिखा है पुलिस महानिदेशक, फिर आपका पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक, क्षेत्र अधीक्षक, उप निरीक्षक, अधीनस्थ उप निरीक्षक या सहायक उप निरीक्षक, थाने का प्रधान लेखक, थाने का भाषाधक अधिकारी, मुख्य आरक्षी जिसको चीफ कांस्टेबल बोलते हैं, या सामान्य आरक्षी जिसको यहाँ पर जो है जनरल कांस्टेबल बोलते हैं, या ग्राम पुलिस अधिकारी। ये सब आपके जो है पुलिस में आते हैं, पुलिस अधिकारी के जो है लिस्ट में आते हैं। और यहाँ पर वो पूछ सकता है कि पुलिस बल का अधीक्षक जो है किस किस में निहित होता है। तो ये कुल मिलाकर 14 जो है पद मैंने यहाँ पर जो लिखे हैं पुलिस बल का जो अधीक्षण है इन व्यक्तियों में निहित होता है। तो चलिए आज के इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि मैं इससे ज़्यादा जो है वीडियो, इससे लंबी थोड़ी वीडियो बना सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।